ये नेक्स्ट आप लोगों का रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कर रहे थे हम लोगों ने 3 कर लिए थे। अब आगे चलते हैं, तो ये चौथा डिसऑर्डर है जिसको हम एस्थमा से जानते हैं। अक्सर लोगों को होती है और ये बीमारी, और बेसिकली ये फॉर्म ऑफ एलर्जी ही है। इसमें आपके जो ब्रोंकाई है उनमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने के बाद उसमें म्यूकस प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाती है, और जब म्यूकस प्रोडक्शन होती है तो उसका जो एयर वे है, क्योंकि ब्रोंकाई में से हवा गुजरती है और उसमें ऑक्सीजन एक्सचेंज वगैरह आगे जाके होती है, तो बेसिकली जब उसमें एक तो इन्फ्लेमेशन होगी और म्यूकस ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो उसका जो गुजरने का रास्ता है वो तंग हो जाएगा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कि उसकी जो एयरवे है या ब्रोंकस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो चुकी है, वो सुकड़ चुकी है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर भी आ रहा होगा कि ये वाली जो है वो इन्होंने एक नॉर्मल ब्रोंकस दिखाई हुई है जिसके अंदर से जो है वो मुख्तलिफ एयर गुजर सकती है, और उसके अलावा उसके अंदर से इस वक्त अगर आपको नजर आए तो ये येलो कलर के छोटे छोटे डॉट्स बनाए हुए हैं, ये एलर्जेंस हैं। एलर्जेंस बेसिकली वो चीज़ें हैं या वो फैक्टर्स हैं जिन जो कि आपको ब्रोंकल जो आपको एस्थमा कॉज कर सकते हैं, ठीक है, या जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। और ये क्या करते हैं कि ये यहाँ पर इन्फ्लेमेशन कर देते हैं, और उसके अलावा म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, और जो एयर वे जो आपको यहाँ पे रेड कलर का नज़र आ रहा है, यहाँ पर देखें वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर ये इन्फ्लेमेशन होने की वजह से और अंदर जो येलो कलर का म्यूकस नज़र आ रहा है उसकी वजह से इसका एयर वे जो है वो तंग हो जाता है और सांस लेने के इश्यूज होते हैं। सही है। अच्छा, अब ये किन लोगों में ये बीमारी होती है? ये उन लोगों में बीमारी होती है जो कि मुख्तलिफ एलर्जेंस के लिए या मुख्तलिफ एलर्जेंस के लिए क्या होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। और उन एलर्जेंस में बेसिकली वो एलर्जन की डेफिनेशन भी लिखी है, ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है, और उनमें आपके डस्ट आ जाती है, स्मोक आ जाती है, परफ्यूम, पोलन वगैरह, ये सब चीज़ें जो हैं वो एलर्जेंस होती हैं। जब बंदा इनमें से किसी एलर्जन पे ज़्यादा एक्सपोजर होता है या एक्सपोज होता है, तो ये आपकी जो सेंसिटिव एयरवेज हैं उनको क्या करता है, उधर इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, और फिर वहाँ पर कंस्ट्रिक्शन होती है, उसका रास्ता तंग होता है, जिसकी वजह से एक बंदे को सांस लेने का इशू होता है। सही है, ये चीज़ें हम लोग पहले मैं बता भी चुका हूँ, बुक से रीड भी कर दी है। अब उससे आगे चलते हैं, और यहाँ पर इसके सिम्टम्स हैं कि कैसे आपका रुझान हो, आप सोच सकते हैं कि एक बंदे को एस्थमा है या नहीं है। तो इसके जो सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, चेंज होते हैं। मेजर सिम्टम्स जो ज़्यादातर लोगों में नज़र आएंगे वो क्या आएंगे कि सांस जल्दी फूलेगा, और ख़ास तौर पे रात के वक्त या वो कोई ज़ोर का ज़्यादा एक्सर्शन का काम कर रहे हो, जो कफ है उसमें वीजिंग साउंड आएगी, सीटी सी बजेगी, हलक खांसते हुए कफ होगी, खांसी होगी, और जो सीना है उसमें सख्ती सी फील होगी, टाइटन हो जाएगा आपका चेस्ट। और केमिकल जो है उनमें ये एबिलिटी होती है। अब इसमें जो लोग इस बीमारी के क्या करने के लिए, ट्रीटमेंट के लिए जो केमिकल यूज़ होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं कि वो आपकी ब्रोंकाई को डायलेट करते हैं, और ब्रोंक्यूल्स को, जिसको जो है वो फिर आप इनहेलर्स के तौर पे यूज़ करते हैं। सही है, ठीक है। क्या नाम है, सिमर? सिमर आपकी जी आवाज़ नहीं सर। आई थी। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लंग कैंसर। लंग कैंसर, लंग कैंसर या कैंसर की कोई भी टाइप होती है, उसमें सेल डिवीजन बहुत ज़्यादा होती है, और वो डिवीजन की वजह से आपके जो टिश्यूज़ हैं वो ज़्यादा साइज़ बड़ा हो जाता है और ट्यूमर्स बनाते हैं, जिसकी वजह से कोई भी कैंसर होता है। तो जो लंग कैंसर है वो अनकंट्रोल डिवीजन है, सेल डिवीजन है, और लंग्स के जो टिश्यूज़ हैं उसमें ये सेल डिवीजन ज़्यादा होती है। सेल जो है वो मुसलसल डिवाइड करते रहते हैं, वो कंट्रोल नहीं हो पाते, और जब वो बहुत ज़्यादा डिवाइड होते हैं तो वो ट्यूमर्स बना लेते हैं। और ये जो सेलुलर ग्रोथ है, यानी जो आपके ट्यूमर्स बनाते हैं, ये अपने
बाद जो उसके करीब के एडजेसेंट टिश्यूज हैं, लंग्स के साथ जो टिश्यूज होंगे, ये उन पे भी इन्वेजन करते हैं, उन पे ऊपर भी हमला करते हैं और उनको भी फिर वहाँ पे भी एबनॉर्मल ग्रोथ होती है और आपके ट्यूमर बनना शुरू हो जाते हैं। इसके जो सबसे ज़्यादा कॉमन सिम्टम्स हैं उनमें आपके शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, कफिंग है, जिसमें खून के खांसी के साथ खून आना भी है और आपका जो वेट है वो तेजी से वेट लॉस की तरफ जाते हैं, आपका वजन कम होता रहता है। सही है? जी सर। अच्छा, अब इसके जो कॉजेज हैं वो जो कैंसर कॉजिंग एजेंट्स होते हैं ना, जिन चीज़ों की वजह से कैंसर होता है उनको कार्सिनोजेंस कहते हैं। तो इस लंग कैंसर भी क्योंकि कैंसर की ही फॉर्म है, तो ये आपके किसकी कार्सिनोजेंस की वजह से होता है। और उनका जो मेन इंग्रेडिएंट है, कार्सिनोजेंस कहाँ से आते हैं, उनका जो है वो सिगरेट के स्मोक से आता है, आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से आता है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। स्मोकिंग इसकी सबसे बड़ी कॉज है लंग कैंसर की। रिस्क ऑफ लंग कैंसर जो है वो उन लोगों में बहुत कम होता है उनकी निस्बत जो कि स्मोकर होते हैं। ठीक है, सिगरेट के अंदर तकरीबन 50 से ज़्यादा या कार्सिनोजेंस हैं जिनका हमें पता है, और जिनका हमें नहीं पता हम उसका जिक्र नहीं कर रहे। और जो, अच्छा, मैं आप लोगों को एक दफ़ा पहले भी बताया था कि आपके जो स्मोकिंग होती है ना वो दो किस्म की होती है। एक होती है एक्टिव स्मोकिंग और एक होती है पैसिव स्मोकिंग। एक्टिव स्मोकिंग तो ये होगी कि मैं जाऊँ सिगरेट लगाऊं, अपना खुद उसे स्मोक करूं, खुद सिगरेट पीऊं, तो वो तो होगी एक्टिव स्मोकिंग और उसका नुकसान यकीनन है। लेकिन जो पैसिव स्मोकिंग है वो भी नुकसानदेह, यानी अगर हम एक कमरे में बैठे और वहां पर कोई एक बंदा भी सिगरेट पी रहा है तो हम लोग भी जो है वो पैसिव स्मोकिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके जो कार्सिनोजेंस और इस तरह के उसका धुआं जो है वो हमारी बॉडी के अंदर भी जा रहा होता है। और पैसिव स्मोकिंग जो है वो भी लंग कैंसर कॉज कर सकती है। इसी तरह सिगरेट के यहाँ पर एक और मैं भी बताने लगा था फिर मैं रुक गया, लेकिन यहाँ पर मेंशन है तो बता देता हूँ कि कहते हैं कि एक्टिव स्मोकिंग से ज़्यादा खतरनाक पैसिव स्मोकिंग होती है, क्योंकि सिगरेट का वो किनारा जहाँ पर आग लगी होती है, जो जल रहा होता है, वहाँ से निकलने वाला धुआं वो ज़्यादा खतरनाक होता है उस बनिस्बत उस धुएं के जो कि फिल्टर के थ्रू एक एक्टिव स्मोकर के मुंह में जा रहा होता है या बॉडी में जा रहा होता है। तो स्मोकिंग एंड जो बर्निंग एंड जो है सिगरेट का वो ज़्यादा डेंजरस स्मोक रिलीज कर रहा होता है विद रिस्पेक्ट टू फिल्टर एंड। ठीक है, कि फिल्टर एंड की निस्बत वो ज़्यादा खतरनाक धुआं जो है वो रिलीज कर रहा होता है। अब हम इसको कैसे लंग कैंसर प्रिवेंट कर सकते हैं कि अगर हम टोबैको स्मोकिंग को प्रिवेंट की वजह से लंग कैंसर और बाकी बीमारियों से बचना चाहते हैं, तो हम उसके खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, जिसके लिए WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी काम कर रही है और मुख्तलिफ आपकी गवर्नमेंट भी उसके लिए स्टेप्स लेती रहती है। जिनमें एक बहुत बड़ा स्टेप वो जो आपको सिगरेट की डब्बी पे एक अजीब सी शक्ल बनी हुई नज़र आती है, वो उसी करारदाद का नतीजा जो कि गवर्नमेंट ने अप्रूव किया कि कोई भी लोकल प्रोडक्शन सिगरेट नहीं हो सकती जब तक उसके ऊपर ये ना लिखा हो कि तंबाकू नोशी सेहत के लिए मुज़र है, या फिर जब तक उसके ऊपर वो स्टिकर या वो तस्वीर नज़र ना आए जिसमें इससे होने वाली बीमारियां नज़र आ रही हैं। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बैड इफेक्ट्स की बात होगी कि इसके अंदर 4000 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, जिनमें से 50 जो है वो कार्सिनोजेंस हैं या जहरीले हैं, इंसानों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। काफ़ी लोग जो है वो समझते हैं कि लंग कैंसर जो है वो सिर्फ स्मोक रिलेटेड डिजीज़ है और इसकी वजह से जो है वो स्मोकर्स में काफ़ी ज़्यादा डेथ होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिगरेट का जो स्मोक है वो हेड टू टो आपकी बॉडी में सिर्फ लंग कैंसर ही नहीं करता बल्कि और भी काफ़ी बीमारियां पैदा करता है और इसको अवॉइड करना चाहिए। इसकी वजह से किडनी फेलियर हो सकते हैं, आपके मुंह के कैंसर हो सकते हैं, मुंह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके लेरिंग्स, सीने के, ब्लैडर, पेंक्रियाज, इन सब चीज़ों में, इन सब जगहों पर जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। किसकी वजह से? स्मोक की वजह से। और उसी तरह अगर आप आगे चलते हैं तो यहाँ पर उन्होंने मज़ीद इसके इफ़ेक्ट्स और इसकी वजह से जो बीमारियाँ होती हैं वो बताई हुई है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, तो इनको आप लोगों ने देख लेना है। ठीक है, ठीक है। इसकी टर्म्स टू नो देखना शुरू करें, अगर कोई नहीं मिलती तो मुझसे पूछ लीजिएगा
कोई क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आता है या आप कहीं से देखते हैं और वो आपको नहीं मिलता, कोई पॉसिबल क्वेश्चन नहीं मिलता, वो भी देखना शुरू करें। नेक्स्ट वीक में मैंने अभी बताया जैसे हमारा फिजिक्स का चैप्टर एंड हो रहा है, ये हो रहा है, मैथ का भी एंड हो जाएगा, केमिस्ट्री का टेस्ट आपका मैं ले चुका हूँ ना, ठीक है। तो ये 3 टेस्ट अगले वीक के लिए तैयार हो रहे हैं, आप लोग तैयारी करें, बाकी हम इंशाल्लाह पढ़ते रहेंगे। जो आज पढ़ा इसमें कोई मसला है तो बताएं। सर वो सवाल का आंसर क्या होगा? यस, Retrieve the path of air from the machine can ये मैंने बताया था। ये आपने ना इसमें सिर्फ पाथ के नाम लिख देने हैं। सबसे पहले कहाँ पे जाती है, ये देखें, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछे ना एयर पाथवे का, उसमें आप यहाँ से लिख सकते हैं कि नेजल कैविटी से शुरू हो रहा है, तो आप नेजल कैविटी लिख दें, ठीक है। उसके बाद एरो डाल दें। अगला क्या हिस्सा आ रहा है, नोस्ट्रिल है, देखें, पहले नोस्ट्रिल है, फिर नेजल कैविटी है, फिर नेजल कैविटी से क्या है, नेजल कैविटी के साथ ओरल कैविटी डालना चाहें तो ठीक है, वरना आप डायरेक्ट क्या डाल दें, फेरिंग्स डाल दें। फेरिंग्स के बाद क्या है, ग्लोटिस है, सॉरी एपिग्लोटिस है, फिर क्या है, ग्लोटिस है। तो ये एरो डाल के जो है वो सारे पाथ आता रहेगा, ठीक है, ठीक है। एयर पैसेज वे में जो जो आ रहा है, ठीक है। सिमर पे मसला है तो बताएं। नो सर। चलें, अल्लाह हाफिज।